हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो जैसा कि आप जानते हैं एक सीरीज़ चल रही है नीट टारगेट नीट 2020। तो आज उसकी हम क्लास 4th करने वाले हैं। तो ये देखते हैं टारगेट नीट 2020। तो आज इसकी कौन सी क्लास है? आज क्लास है 4th और इसमें हम चैप्टर भी 4 ही करने वाले हैं, क्लास 12th का। ओके, तो मैं कहना चाहूँगा अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन केस कोई डाउट होता है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ ट्रू फॉर क्लीवेज, यानी कि जब क्लीवेज होता है तो इनमें से कौन सी घटना, कौन सी सिचुएशन ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है, अब देखिए क्लीवेज होता क्या है आपको जानना है। सपोज़ कीजिए कि कोई सेल है, क्या है, कोई सेल, और ये सेल क्लीवेज करेगा। तो क्लीवेज करेगा तो 2 बनाएगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए यहाँ से टूट गया तो 1 सेल और 2 सेल इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये साइज़ में कैसे हैं? छोटे हैं। अभी कैसे हैं? छोटे। बाद में इनमें जब डेवलपमेंट होगा तो ये नॉर्मल साइज़ में आएंगे। तो यहाँ पे कहता है कौन सा ठीक है क्लीवेज के लिए। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, साइज़ ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीजेज। अगर जो क्लीवेज होगा तो क्या एम्ब्रियो का साइज़ इंक्रीज़ होगा। सेकेंड, साइज़ ऑफ सेल डिक्रीजेज, क्या सेल का साइज़ डिक्रीज़ होगा। थर्ड, साइज़ ऑफ सेल इंक्रीजेज। और डी जो ऑप्शन है वो क्या है, साइज़ ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीजेज। तो ध्यान देना, एम्ब्रियो का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, क्या होगा, साइज़ ऑफ सेल डिक्रीजेज। क्योंकि जब एक सेल क्लीवेज में जाता है तो 2 सेल बनाएगा। जब वो 2 सेल बनाएगा तो उसी टाइम अगर जो हम देखें तो जो सेल का साइज़ है वो कैसा होता है, छोटा होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट है वर्टिब्रेट बॉडी का अराइजेज फ्रॉम द मेसोडर्म, जो मेसोडर्म से अराइज होता है। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऑप्शन लेंस ऑफ द आई, स्पाइनल कॉर्ड, सी बोनी स्केलेटन और डी एपिडर्मिस। तो ध्यान रखें, लेंस ऑफ द आई, आँखों का जो लेंस है वो अराइज होता है एक्टोडर्म से, स्पाइनल कॉर्ड एक्टोडर्म से अराइज होता है और एपिडर्मिस भी एक्टोडर्म से अराइज होता है। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, दैट इज़ बोनी स्केलेटन। बोनी स्केलेटन एक ऐसा टिश्यू है, हम बोल सकते हैं ऐसा पार्ट है जो मेसोडर्म से अराइज होता है वर्टिब्रेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, लोएस्ट रीजनरेशन पावर इज़ फाउंड इन। लोएस्ट रीजनरेशन पावर इज़ फाउंड इन, यानी कि जो सबसे कम रीजनरेशन की पावर है वो किस में पाई जाती है, अमीबा के अंदर, स्पॉन्जी के अंदर, सीलेंट्रेट के अंदर या ब्रेन सेल्स के अंदर। तो ध्यान रखना, अमीबा, स्पॉन्जी, सीलेंट्रेट ये बहुत ही फास्ट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रीजनरेट करते हैं। लेकिन जो ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल बहुत ही स्लो, इसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि इसने पूछा है, ठीक है। तो ब्रेन सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर लोएस्ट रीजनरेशन की पावर होती है इन सब के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, इन ह्यूमन के अंदर क्लीवेज या डिविजन्स आर, जो क्लीवेज या डिविजन्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्लो एंड सिंक्रोनस होती हैं, फास्ट एंड सिंक्रोनस होती है, या स्लो होती है या फास्ट एंड सिंक्रोनस होती है। तो ध्यान देना ज़रा, जो ह्यूमन के अंदर क्लीवेज या डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न की बात कर रहा है यहाँ पर, किसकी बात कर रहा है, सेल डिवीज़न की। वो कैसा होता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिवीज़न है वो एक्चुअली में स्लो एंड सिंक्रोनस होती है। कैसी होती है, स्लो एंड सिंक्रोनस। इसीलिए आप देख सकते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो ग्रोथ है
ग्रोथ ह्यूमन बॉडी के अंदर धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं होती। बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, यानी कि जो पहला मूवमेंट है फीटस का, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड, और उसके सर पर बालों का निकलना, आर यूजली ऑब्जर्व्ड, इनको ऑब्ज़र्व किया जाता है ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपने अगर जो मेरी वीडियो देखी हुई है प्रेगनेंसी की, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने बताया हुआ है इसका आंसर क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसके। फर्स्ट ऑप्शन है 4 मंथ, सेकेंड 5th मंथ, थर्ड 6 मंथ और डी 3rd मंथ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमें बताना है कि मूवमेंट और हेयर ऑन इट्स हेड कब डेवलप होते हैं। तो ध्यान देना, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 5वां महीना होता है, 5वें महीने में ही जो फीटस होता है उसके अंदर मूवमेंट होता है, लाते चलाना मारना, तभी वो स्टार्ट करता है और उसी टाइम पे उसके हेड पर जो है वो हेयर अराइज हो जाते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर जो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को शेयर भी करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आइडेंटिकल ट्विंस आर, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ट्विंस एक तो होते हैं आइडेंटिकल और एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल हम किसको कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस की अगर जो हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, सपोज़ कीजिए कि एक जाइगोट है, क्या है, एक जाइगोट, और इसके अंदर क्लीवेज होता है। क्लीवेज होने पर ये 2 सेल बनाएगा, ठीक है, और वो इस तरीके से ही होते हैं दोनों के दोनों सेल। ओके, अब अगर जो ये 2 सेल क्या हो जाएं, ये दोनों के दोनों सेल अलग हो जाएं, इसी टाइम पर क्या हो जाएं, दोनों के दोनों सेल अलग हो जाएं, और फिर इनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो, ये ब्लास्टोमियर बनाएं, मोर्यूला बनाएं, ब्लास्टोसिस्ट बनाएं, दोनों के दोनों, तो ये जो ट्विंस बनेंगे ये कहलाएंगे आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सिर्फ यहाँ पर एक ओवा का हुआ था जिससे जाइगोट बना, और जाइगोट में डिवीज़न के दौरान 2 सेल अलग अलग हो गए, तो ये कहलाता है आइडेंटिकल। एक होता है नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल कैसे बनेगा? जो फीमेल होती है, फीमेल एक्चुअली में उसकी दोनों ओवा रिलीज़ कर देती हैं, लेफ़्ट ओवरी भी एक ओवा रिलीज़ करती है और राइट ओवरी भी एक ओवा रिलीज़ करती है, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन, एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज़ करेगा और दूसरा स्पर्म इसको फर्टिलाइज़ करेगा, तो एक जाइगोट यहाँ बनेगा और दूसरा जाइगोट यहाँ बनेगा। लेकिन ये 2 अलग अलग ओवा से हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? नॉन आइडेंटिकल कहलाता है। तो ये कह रहा है आइडेंटिकल ट्विंस आर, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक होते हैं, आइसोजाइगोटिक होते हैं, बाईजाइगोटिक होते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान देना, आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक होते हैं क्योंकि एक ही जाइगोट जो है उसमें कन्वर्ट होता है 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये कह रहा है विच इज़ रिगार्डेड एज यूरिनरी ब्लैडर ऑफ एम्ब्रियो। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं? एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर। तो बात आती है एमनियोन। ऑप्शन ए एमनियोन है, ऑप्शन बी एलेंटॉइस है, ऑप्शन सी कोरियोन है, और ऑप्शन डी योक सैक। तो ध्यान देना, एमनियोन तो एक लेयर होती है जहाँ पे फीटस डेवलप हो रहा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को कैप्चर किए हुए होता है। एलेंटॉइस इसका ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको हम एलेंटॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेंटॉइस। कोरियोन क्या होता है? प्लेसेंटा बनाएगा। योक सैक ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एलेंटॉइस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेसिकेशन वो नीचे ना आ जाए, कौन प्रिवेंट करता है? तो अभी बताया मैंने, एमनियोन होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड को कवर करके रखता है। वहाँ पर क्या होता है? फीटस होता है। तो आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन में कोरियोन लिखा हुआ है, एलेंटॉइस है, योक सैक और एमनियोन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज़ एमनियोन, जो उसको डेसिकेशन से रोकता है।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज साइंटिफिकली टर्म्ड एज, जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है यानी कि सेल की डेथ, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑप्शन ए ऑटोटोमी, ऑप्शन बी सेल लाइसिस, ऑप्शन सी एपोप्टोसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है उसको साइंटिफिकली हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। तो जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज। कह रहा है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बनाने में इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर, उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा योक सैक, सेकंड एलेंटॉइस, योक सैक नहीं होता है, एलेंटॉइस नहीं होता है, वो तो एक हम उसको एलेंटॉइस को तो हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर, एमनियोन डेसिकेशन से रोकता है तो बचता है कोरियोन, कोरियोन ही एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो प्लेसेंटा को फॉर्म करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एड्रिनल ग्लैंड इज़ डेराइव्ड फ्रॉम, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किससे बनती है? एड्रिनल ग्लैंड की फॉर्मेशन में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, बोथ ए एंड बी, या फिर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ध्यान देना, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी फॉर्मेशन जो है वो एक्टोडर्म से भी होती है और मीजोडर्म से भी होती है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो ये याद रखें, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा है जो पार्ट लेता है प्लेसेंटा को बनाने में? प्लेसेंटा कौन बनाता है? ओनली ट्रोफोब्लास्ट, क्या सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट इन्वॉल्व होता है? एलेंटॉइस, क्या एलेंटॉइस इन्वॉल्व होता है? सी, ट्रोफोब्लास्ट एंड मीजोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट और मीजोडर्म इन्वॉल्व होते हैं? या डी, बोथ बी एंड सी, या दोनों बी और सी इन्वॉल्व होते हैं? तो ध्यान रखना, जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, किसकी? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, तो जब तक ट्रोफोब्लास्ट नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। मीजोडर्म भी ज़रूरी है और एलेंटॉइस भी ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है? एलेंटॉइस। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों ही ज़रूरी होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ विच लेयर डेवलप्स फास्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो सबसे पहले बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान? तो ऑप्शन है एक्टोडर्म, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास? एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है मीजोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो ध्यान देना, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो फर्स्ट लेयर जो बनती है उसका नाम होता है एंडोडर्म। क्या नाम होता है? एंडोडर्म सबसे पहले बनती है, एंडोडर्म सबसे पहले, फिर एक्टोडर्म एंड देन मीजोडर्म। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 14 इज रीजनरेशन ऑफ लिवर इज।
यानी कि जो लिवर रीजनरेट करता है इज़ वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस है या रिपरेटिव रीजनरेशन है या एपीमॉर्फोसिस है या फिर मॉर्फोजेनेसिस है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार एम्स में पूछा गया था, एम्स के एग्ज़ाम में। रीजनरेशन ऑफ लिवर इज़ रिपेरेटिव रीजनरेशन। क्या होता है ये, रिपेरेटिव रीजनरेशन होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वीमेन हु कंज्यूम्ड द ड्रग, ऐसी औरतें जिन्होंने एक ड्रग लिया है जिसका नाम है थैलिडोमाइड फॉर रिलीफ फ्रॉम वॉमिटिंग। ये थैलिडोमाइड एक ऐसा ड्रग होता है जो वॉमिटिंग होने से रोकता है। क्या होने से रोकता है, वॉमिटिंग होने से रोकता है, यानी कि उल्टियाँ नहीं होंगी। ठीक है। अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि एक औरत जिसको प्रेगनेंसी थी उसने अर्ली मंथ में क्या किया, वॉमिटिंग को रोकने के लिए थैलिडोमाइड ले लिया। गेव बर्थ टू चिल्ड्रन विद, अब जो उसके बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, नो स्प्लीन, उसमें स्प्लीन नहीं होगा, या फिर हेयर लिप नहीं होंगे, या फिर एक्स्ट्रा फिंगर एंड एक्स्ट्रा टोज हो जाएंगे, या फिर अंडर डेवलप्ड लिम्स। तो ध्यान देना, जब कोई भी औरत, कोई भी वीमेन वॉमिटिंग को रोकने के लिए थैलिडोमाइड केमिकल का इस्तेमाल करती है, ड्रग का इस्तेमाल करती है, तो जो उसका बेबी है वो अंडर डेवलप्ड लिम्स होते हैं, यानी कि उसके जो लिम्स हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगे। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द कलर ऑफ बोन मैरो इन फीटस इज़, यानी कि जो कलर होता है बोन मैरो का फीटस के अंदर वो कैसा होता है। सिंपली तो आप ध्यान रखना, जो बोन मैरो का कलर होता है फीटस के अंदर वो इन ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है येलो, ऑप्शन सी है ब्राउन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं। तो ध्यान रखना, जो कलर होता है बोन मैरो का फीटस के अंदर, किसके अंदर, फीटस के अंदर बोन मैरो का कलर वो कैसा होता है, रेड होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ हॉर्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द लेट डाउन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट, यानी कि ऐसा हार्मोन जो मदर के ब्रेस्ट से मिल्क को निकलने देता है व्हेन द बेबी इज सकिंग, जब बेबी उसको सक करता है, इज़ वो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, नो, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। तो ध्यान देना, जब बेबी सक कर रहा होता है तो उस दौरान एक हार्मोन जो कि पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक मैं यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर जो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो ये जो मिल्क सिक्रीट करने का प्रोसेस है वो सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। तो हम बोल सकते हैं सक करने में एक ऐसा हार्मोन इन्वॉल्व होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फीडबैक देता है, और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इज़ द हार्मोन विच लेट डाउन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट व्हेन द बेबी इज़ सकिंग। आई होप कि बात समझ में आई होगी। आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस ज़रूर देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विद इंक्रीजिंग एज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ, यानी कि एज के बढ़ने के साथ साथ, सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, इनमें से किसका, कौन से हार्मोन का सिक्रीशन रिड्यूसेस टू ऑलमोस्ट हाफ, बिल्कुल हाफ हो जाता है। पहला है GTH, दूसरा है मेलाटोनिन, तीसरा है HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और चौथा है एस्ट्रोजन। तो ध्यान देना, अगर जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो विच विद इंक्रीजिंग एज के बढ़ने के साथ साथ कौन सा हार्मोन बिल्कुल मतलब कि हाफ पर आ जाता है, तो आप ध्यान देना, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, दैट इज़
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आपने देखा होगा ग्रोथ जो होती है ह्यूमन के अंदर वो एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं होती है, फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या हो चुका होता है, कम हो चुका होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज इन ह्यूमन सिक्रीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्फर्म इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी कह रहा है इन ह्यूमन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, इनमें से हम किसका इस्तेमाल करते हैं टू कन्फर्म इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। तो गैस्ट्रोला का, ट्रोफोब्लास्ट का, इनर सेल मास का या ब्लास्टोसिस्ट का। तो ध्यान देना जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस टाइम पे ट्रोफोब्लास्ट का होना ज़रूरी है और ट्रोफोब्लास्ट ही क्या करेगा, यूट्रस के अंदर चिपक जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्केलेटन एंड मसल डेवलप फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। कह रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्केलेटन जो एंडोस्केलेटल हैं एंड मसल डेवलप फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, ये दोनों किससे डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म या ब्लास्टोपोर। तो ध्यान रखना मसल्स का डेवलपमेंट और एंडोस्केलेटल का डेवलपमेंट ये किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। किससे होता है, एंडोडर्म। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ क्लीवेज इन फ्रॉक्स जाइगोट इज़, यानी कि जो क्लीवेज होती है फ्रॉक के जाइगोट में वो है कौन सी है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, इसको डिस्कस नहीं किया गया है, बट मैंने इसको यहाँ पर फिर भी लिया है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एम्स के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो वहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्लीवेज इन फ्रॉक्स जाइगोट इज़, तो कौन सा होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डिप्लोब्लास्टिक, ऑप्शन बी हेट्रोब्लास्टिक, ऑप्शन सी होलोब्लास्टिक और ऑप्शन डी मीरोब्लास्टिक। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसका आंसर ध्यान रखें। जो फ्रॉक के अंदर क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा इज, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ती है उसका नाम क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोन, योगसैक या कोरियोन। तो ध्यान देना फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर का नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो आपने चैप्टर नंबर 3 की मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इसलिए मेरी सारी वीडियोस ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाकर के, बायोलॉजी बाय MSK, और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटरिन डिवाइस। यानी कि अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हुए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए हार्मोन रिलीजिंग IUD। इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीज़ करने वाला IUD है, यानी कि इंट्रायूटरिन डिवाइस है। तो ऑप्शन हमें दिया गया है मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है LNG 20, ऑप्शन सी दिया हुआ है सर्वाइकल कैप और ऑप्शन डी वॉल्ट। तो ध्यान देना मल्टीलोड 375 ये हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है, सर्वाइकल कैप भी हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है, वॉल्ट भी हार्मोन रिलीज़ नहीं करते हैं। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज़ LNG 20, एंड LNG 20 ही इन्वॉल्व होता है एक ऐसा इंट्रायूटरिन डिवाइस जो हार्मोन को सिक्रीट
करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ, यानी कि जो IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसमें कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब, क्या आप ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं? सेकेंड, जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, या फिर आप जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं? सी, जाइगोट इनटू यूट्रस, क्या आप जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं? ऑप्शन डी, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो क्या ऑप्शन होगा? तो ध्यान देना, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर हम जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। किसको? जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज इनसाइड टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करता है। सेकेंड, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन मदर वॉम, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो मदर के वॉम में ग्रो करता है। और ऑप्शन सी, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज विद इन सैरोगेट मदर्स वॉम, वो सैरोगेट मदर के वॉम में भी ग्रो करता है। ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रोज फॉलोइंग यूटेरिन फर्टिलाइजेशन, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी यूट्रिन फर्टिलाइजेशन में ग्रो करता है? अरे जब यूट्रिन फर्टिलाइजेशन ही हो जाता, ठीक है, तो फिर हम आर्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो बाकी सारे ठीक हैं, बस ऑप्शन डी जो है वो क्या है गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इन विच टेक्निक, किस टेक्निक के अंदर द डोनर सीमन इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड, जो डोनर सीमन है उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द यूट्रस, यूट्रस के अंदर। तो पहला, इंट्रावेजिनल इंसेमिनेशन, इंट्रावेजिनल इंसेमिनेशन में, या इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन में, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, या गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो अगर जो आप सीमन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूट्रस के अंदर, तो ये कहलाता है इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर आप इंसेमिनेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल्स, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं फीमेल्स के लिए, डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ इज़, यानी कि जो डेवलप की गई थी CDRI लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो कौन सी इनमें से बनी थी? माला डी, कॉर्टिसोल, सहेली, या फिर नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, CDRI लखनऊ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनी थी उसका नाम है सहेली। क्या नाम है? सहेली। तो हम बोल सकते हैं और ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ सहेली। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। इन विच आर्ट, कह रहा है कौन से आर्ट में, आर्ट यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर इज़ अप्लाइड, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है किस में? तो ऑप्शन 1 है हमारा गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। सेकंड, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या IVFET इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, या फिर जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो ध्यान देना, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर किसके लिए अप्लाई किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
Now let's move to the question number 29. The question number 29 is, which one of the following is the most widely accepted method of contraception? इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इन इंडिया में एट प्रेजेंट? यानी कि ये कह रहा है वर्तमान में कुछ हमें ऑप्शन हमें हमारे पास दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फ़िलहाल इंडिया के अंदर प्रेजेंट में? तो ऑप्शन ए ट्यूबैक्टमी, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या ऑप्शन डी सर्वाइकल कैप्स। तो ध्यान देना, अगर जो आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है या मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने साफ साफ बोला हुआ है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं इंडिया के अंदर प्रेजेंट में। ओके, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज कंपोज्ड ऑफ, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है, वो बनी होती है, किससे बनी होती हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से या फिर एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन से। ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ध्यान देना, कोई भी अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाता है तो उसका मतलब होता है कि जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको डिले कर देना, उसके टाइम पीरियड को चेंज करना। और चेंज करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए जो पिल्स होती हैं उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 कहता है, विच ऑफ दीज इज़ यूज टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, अब हमें उसको कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन बी IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड MTP, ट्यूबैक्टमी एंड वसेक्टमी या ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान देना, इसने बात क्या की है? इसने बात की है ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। और अगर जो हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो किससे हो जाती है? सपोज़ कीजिए कोई पर्सन या कोई फीमेल, अगर जो वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेती है पिल्स की फॉर्म में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होगी, यानी कि बर्थ कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये वैसे ही प्रेगनेंसी को डिले करते हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, तो ये भी सही है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन हो जाएगा तो भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। ऑप्शन सी ट्यूबैक्टमी एंड वसेक्टमी। ट्यूबैक्टमी की अगर जो हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब का कट होना, ये स्टरलाइजेशन मेथड है दोनों के दोनों, यहाँ पे वसा डिफरेंस को कट करते हैं। तो यानी कि ये सारे के सारे ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब से ही क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है, एट व्हाट स्टेज, किस स्टेज पर इन टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर द जाइगोट इज़ इम्प्लांटेड? यानी कि जाइगोट को कब इम्प्लांट किया जाता है इन ह्यूमन फीमेल के अंदर? तो ऑप्शन ए दिया हुआ हमें 32 सेल्ड स्टेज, जब वो 32 सेल का होता है। ऑप्शन बी 64 सेल्ड स्टेज, यानी जब वो 64 सेल स्टेज पर होता है। ऑप्शन सी, यहाँ मैंने बी लिख दिया गलती से, ऑप्शन सी 100 सेल स्टेज पर या फिर 164 सेल स्टेज। तो ध्यान रखना, जब आप ये जो प्रोग्राम है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, तो जाइगोट को जब हम इम्प्लांट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट मोरुला के बाद वाली कंडीशन होती है। और मोरुला जो है वो 60 सेल्ड का होता है मोरुला, इसके बाद में डायरेक्ट 32 बनता है, इसलिए 32 सेल्ड स्टेज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, टैबलेट्स टू
प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन कंटेंस, यानी कि ऐसी टैबलेट्स जो कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, उनके अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या दोनों बी और सी। तो ध्यान देना ज़रा, LH तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल्स को डेवलप करता है, ठीक है। तो टैबलेट के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और जब प्रोजेस्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा? यही टैबलेट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिससे क्या होता है? जो प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रासेप्शन को। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34. द क्वेश्चन नंबर 34 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग IUD? इनमें से कौन सा कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है? ऑप्शन ए लिप्स लूप, ऑप्शन बी मल्टीलोड 375, ऑप्शन सी LNG20, ऑप्शन डी प्रोजेस्टाजर्ट। तो कौन सा होता है जिसके अंदर कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर को रिलीज़ करता है? तो ध्यान रखना मल्टीलोड 375 इज़ द करेक्ट आंसर। यही एक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है जो क्या करता है? कॉपर को रिलीज़ करता है इनमें से। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35. द क्वेश्चन नंबर 35 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ यूज्ड ड्यूरिंग अबॉर्शन? जब अबॉर्शन होता है तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम एस्पायरेशन, वैक्यूम से निकालना, या स्क्रैपिंग, स्क्रैप करके निकालना, या इन्फ्यूज़न ऑफ ए सेलाइन सॉल्यूशन, या सेलाइन सॉल्यूशन डाल करके निकालना, या ऑल ऑफ दिस। तो ध्यान देना, जब अबॉर्शन होता है, क्या होता है? अबॉर्शन, तो ये सारी की सारी कंडीशन इस्तेमाल हम कर सकते हैं अबॉर्शन के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। Now let's move to the question number 36. The question number 36 is which of the following is an important detection technique? इनमें से कौन सी important detection technique है for syphilis? सिफिलिस के लिए, किसके लिए? सिफिलिस के लिए। आपको, आप अगर जो सिफिलिस एक डिजीज़ होती है, अगर जो आप चाहते हैं इसको डिटेक्ट करना, तो आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? तो फर्स्ट है ग्राम स्टेनिंग ऑफ द डिस्चार्ज। जो सिफिलिस के दौरान जो थोड़े से फुंसी सी हो जाती हैं, उनमें से जो डिस्चार्ज निकलता है उसका इस्तेमाल करेंगे, या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का, या फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन, VDRL करेंगे, या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ कल्चर, या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। तो ध्यान रखना, जब सिफिलिस होती है, क्या होती है? सिफिलिस होती है, तो उस दौरान हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सिफिलिस के डिटेक्शन में जो टेक्निक इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है? एंटीबॉडी डिटेक्शन। एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे? VDRL। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट ऑफ STDs कैन क्रॉस द प्लेसेंटा? इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है STD का जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? क्रॉस प्लेसेंटा। तो हेपेटाइटिस B, HIV, सिफिलिस, या ऑल ऑफ दिस? तो HIV क्रॉस कर सकता है, हेपेटाइटिस B प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, HIV क्रॉस कर सकता है, सिफिलिस भी, इनके जो एजेंट होते हैं ये भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, इनके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA? इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जिसका जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है? एज अ जेनेटिक मटीरियल एंड इज़ ट्रांसमिटेड मेनली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप खुद पहले अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है? आप सोचें इसका आंसर क्या होगा, और बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही रहें, और मेरे चैनल पे बने रहें और डेली अपडेट लेते रहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो ध्यान देना ज़रा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी के साथ ऐसा होता है जिसका डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वो ट्रांसमिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन केस ऑफ क्लेमाइडिया इन फीमेल इज़। अब देखो, क्लेमाइडिया एक इन्फेक्शन कॉज करती है, तो इसमें पूछा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी फीमेल के अंदर अगर जब इन्फेक्शन करना चाहे तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है सर्विक्स, क्या सर्विक्स वो पार्ट है? ऑप्शन बी यूरेथ्रा, ऑप्शन सी यूट्रिन ट्यूब्स, या ऑप्शन डी ब्लैडर। तो ध्यान देना, फीमेल के अंदर इन्फेक्शन होने की जो साइट है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कैन नॉट गेट अफेक्टेड इन ए फीमेल। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फीमेल के अंदर जो अफेक्ट नहीं होता है सफरिंग फ्रॉम क्लेमाइडिया, अगर जब वो फीमेल जो है क्लेमाइडिया से सफ़र कर रही हो? तो सर्विक्स तो अफेक्ट होता है, यूरेथ्रा, यूट्रिन ट्यूब्स, ब्लैडर। तो आंसर है ब्लैडर। ब्लैडर अफेक्ट नहीं होता है अगर जो कोई फीमेल क्लेमाइडिया से सफ़र कर रही है, क्योंकि वो ऊपर वाला पार्ट हो गया है और ये जो क्लेमाइडिया के एजेंट जो है वो कहाँ पे रहता है, ये वेजिना, यूट्रस, ठीक है, इस तरफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 इन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस of syphilis is characterized by a skin rash, fever and aches in the joints and muscles। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जिसके सिम्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं? स्किन रैशेस हो जाएंगे, फीवर होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स में पेन होगा। तो प्राइमरी स्टेज में ऐसा होता है या सेकेंडरी स्टेज में ऐसा होता है या फिर टर्सरी स्टेज में ऐसा होता है या फिर न्यूरो सिफिलिस स्टेज में ऐसा होता है? तो ध्यान देना, ये जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं ये सेकेंडरी स्टेज के हैं। किसके हैं? सेकेंडरी स्टेज के। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द सिम्टमलेस पीरियड और लेटेंट पीरियड इन केस ऑफ सिफिलिस में लास्ट फॉर। अगर जो किसी को सिफिलिस हो गया है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो कब तक दिखाई देंगे? सिम्टमलेस पीरियड, ठीक है, कब तक ऐसा हो सकता है कि उसके सिम्टम दिखाई ना पड़े? 1 से 5 हफ्ते, 6 to 24 वीक्स, 4 to 12 वीक्स और 20 ईयर्स। तो सिम्टम्स दिखाई ना दें ऐसा 20 ईयर्स तक पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now let's move to the question number 23. Which of the following cells are infected in a person suffering from AIDS? यानी कि इनमें से कौन सा सेल है जो इन्फेक्ट हो जाता है पर्सन के अंदर अगर जब वो पर्सन एड्स से सफ़र कर रहा है? CD4 रिसेप्टर्स, CD8 रिसेप्टर्स, किलर टी सेल्स या जर्म सेल्स? तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसका आंसर गलत कर देते हैं और इसका आंसर वो लगा देते हैं किलर टी सेल्स। क्या लगाते हैं? किलर टी सेल। लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर होता है CD रिसेप्टर्स। क्या है? CD रिसेप्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? अगर जो आप किसी डेवलपिंग फीटस का एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली में क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। रियल में ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता, ये क्रोमोसोम्स के पैटर्न को चेक किया जाता है, ठीक है, कि जब एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और उसको एक कैरियोटाइप बनाया जाता है जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है। अगर जो एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो इनमें से हम किस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं? सेक्स ऑफ फीटस। तो एमनियोसेंटेसिस से जब आप क्रोमोसोम्स का पैटर्न बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मेल है या फीमेल है। सेकेंड, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ है, ट्राइजोमी है 21 क्रोमोसोम की।
अगर जो 21वें पे 3 क्रोमोसोम आ गए तो सिंपली पता चल जाएगा कि ये डाउन सिंड्रोम है, तो ये पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी कहता है जॉन्डिस, और ऑप्शन डी क्या है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो ध्यान देना, सेक्स ऑफ फीटस आप डिटरमाइन कर सकते हैं, डाउन सिंड्रोम को आप पता लगा सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस क्रोमोसोम्स को ही देखता है और ये सारे के सारे क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं। बट अगर जो हम बात करते हैं जॉन्डिस की, किसकी बात करते हैं, जॉन्डिस की, तो क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं होता है, तो जो सी ऑप्शन है इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और आप सभी करेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं आता है, ट्यूबेक्टमी, कॉन्डम्स, पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, डी लिप्स लूप। तो अगर जो आपको ध्यान हो, ट्यूबेक्टमी कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्डम का इस्तेमाल भी जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रासेप्शन होता है, लिप्स लूप कॉन्ट्रासेप्शन है। लेकिन जो पिल्स होते हैं, पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इज द स्टेज transferred into the uterus after induced fertilization of ova in the laboratory is। the stage transferred, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस, यानी कौन सी स्टेज है जिसको आप यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन, इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑफ ओवा। ओवा था, ओवा का आपने फर्टिलाइजेशन कर दिया, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस के अंदर, तो वो कौन सी स्टेज होती है, फर्स्ट जाइगोट, सेकंड एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमियर, एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमियर, और ऑप्शन डी मोरुला। तो ध्यान रखना, जब आप फर्टिलाइजेशन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर ओवा का स्पर्म के द्वारा, फिर आपको अगर जो यूट्रस में ट्रांसफ़र करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वो एक्चुअली में मोरुला स्टेज के आसपास का होता है या मोरुलास के बाद का होता है। आपको अगर जो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है, तो बात कर रहे हैं दैट यूट्रस में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोरुला स्टेज होती है जो कि ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। जब जाइगोट मोरुला स्टेज में आएगा तो आप उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोरुला इज़ 16 सेल, 16 to 32 सेल आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टेड मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो सिफिलिस, ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरा, स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा, डेंगू फीवर, आर्बोवायरस, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस। तो ध्यान देना, सिफिलिस को कॉज करने वाले का नाम होता है ट्रेपोनिमा, ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो यही गलत मैच है, बाकी सारे करेक्टली मैच हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज़। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, थायरॉक्सिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन या ग्रोथ हार्मोन। तो ध्यान देना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरोन होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ शोइंग एक्यूरेट पेयरिंग। एक्यूरेट पेयरिंग कौन दिखा रहा है, तो एक्यूरेट पेयरिंग ऑप्शन ए सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम। अब देखो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, अभी इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपोनिमा पैलिडम कहते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेट की बात करें तो सिफिलिस में क्या आ गया, ट्रेपोनिमा पैलिडम आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का फंक्शन क्या होता है, टू इनहिबिट ओव्यूलेशन। क्या ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है,
ऑप्शन बी, टू इनहिबिट मूवमेंट ऑफ ओवा, ओवा के मूवमेंट को इनहिबिट करता है। टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन एंड ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। या टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, या गैमेटोजेनेसिस रोक देता है। तो ध्यान देना, ये ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करता है, मूवमेंट को इनहिबिट नहीं करता है ओवा के, गैमेटोजेनेसिस को भी नहीं रोक सकता। ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन और ब्लास्टोसिस्ट को रोकता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ठीक गए होंगे। मेरे चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने ठीक रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली मेरी वीडियोस देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इनकेस अगर जो आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अभी तक अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर जो हाँ आप में से कोई इंटरेस्टेड है फिजिक्स की क्लास लेने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से फिजिक्स की क्लास ले सकते हैं, फिजिक्स बाय राहुल बंसल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बायोलॉजी बाय MSK।